हेलो बच्चों, पूजा गुप्ता यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यह चैनल क्लास 10th के बच्चों के लिए है, जहां जीव विज्ञान पढ़ाया जा रहा है। आज हमारा चैप्टर 3 परिवहन स्टार्ट होने वाला है, तो आइए हम शुरू करते हैं। परिवहन क्या है? किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को ही परिवहन कहते हैं। जैसे जीवित प्राणियों में ना एक प्रकार की उपापचय क्रियाएं होती हैं, जो उनके जीवन के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। जैसे शरीर की वृद्धि के लिए कोशिकाओं का निर्माण हो गया, पोषण, प्रकाश संश्लेषण, ऊर्जा के उत्पादन के लिए श्वसन की क्रिया इत्यादि। इन सभी क्रियाओं को करने के लिए शरीर की सभी कोशिकाओं को विभिन्न पदार्थों की आवश्यकता होती है। इन कोशिकाओं को इन सब आवश्यक पदार्थों की लगातार आपूर्ति होना अनिवार्य होता है, अन्यथा ये क्या हो जाएगा, उपापचय क्रिया नहीं हो पाएंगी और जीवित रहना असंभव हो जाएगा। तो ऐसे आवश्यक पदार्थों का जो स्रोत होता है ना, स्रोत का मतलब हो गया कि जो हम लोग भोजन खाते हैं, जो पाचन की क्रियाएं होती हैं, वो हमारे आहार नाल में होती हैं। और आहार नाल और कोशिकाओं के बीच की काफ़ी उनके जो बीच की जो दूरी होती है बहुत अधिक होती है, क्योंकि हमारा शरीर क्या है, बहुकोशिकीय है। हमारा शरीर सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक बना हुआ है, ठीक है। तो केवल आहार नाल के माध्यम से पूरे शरीर में इन आवश्यक पदार्थ को पहुंचाना आसान बात नहीं, ठीक है। तो इसके लिए एक विशेष अंग बने होते हैं, जिसके द्वारा हमारे पूरे शरीर की कोशिकाओं तक इन आवश्यक पदार्थ को पहुंचाया जाता है। तो आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हैं? जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, वसा अम्ल इत्यादि। अगर ये पदार्थ आहार नाल से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक नहीं पहुंचे तो क्या इनका उपयोग होगा? नहीं हो पाएगा, और ये शरीर के लिए क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। यदि मान लीजिए कि हम लोग ने जो भी खाना खाया, कुछ भी खाया, अगर वो नहीं पचे तो हमारे पेट के अंदर क्या होगा, सड़ने लगेगा और बहुत सारे रोग उत्पन्न कर देगा। तो पचे हुए भोजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना बहुत आवश्यक होता है। इसी प्रकार वायुमंडल से लिया गया जो ऑक्सीजन है, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, वो श्वसन अंगों तक जाता है। जैसे हम लोग नासिका क्षेत्र से श्वसन किए और वो हमारे फेफड़ों में वायु कोशिका के पास गया, और वायु कोशिका से अब उसे पूरे कोशिकाओं तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। यदि वो नहीं पहुंचे तो क्या वो उपयोगी होगा? क्या उसका उपयोग हो पाएगा ऑक्सीजन का? नहीं हो पाएगा, वो व्यर्थ हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ये तो हो गया पहुंचाने, शरीर की कोशिकाओं तक विभिन्न प्रकार की जितने भी आवश्यक पदार्थ हैं उनको पहुंचाने की बात। लेकिन इन उपापचय क्रियाओं में विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं, जो कोशिका के अंदर बनते हैं, जिन्हें कोशिकाओं से शरीर के बाहर निकालने की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। नहीं तो ये क्या करेंगे, ये कोई इनका उपयोग होता नहीं है और ये हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैला देंगे। तो इससे मतलब कि अनुपयोगी तथा हानिकारक जो पदार्थ होते हैं वो कोशिकाओं से लगातार हटाते रहने की भी आवश्यकता होती है। तो इन दोनों के लिए किसकी आवश्यकता है? परिवहन की आवश्यकता होती है। तो परिवहन क्या है? तो उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को ही पदार्थ का परिवहन कहते हैं। तो परिवहन आपको समझ में आ गया कि जो भी हम लोग आवश्यक पदार्थ है कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, और उन अनावश्यक पदार्थ को कोशिकाओं से फिर बाहर निकाला जाता है शरीर से। तो इस क्रिया को ही हम लोग परिवहन कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या परिवहन सभी जीव जंतुओं में होता है? एक ही प्रकार से होता है? जी नहीं, क्योंकि बहुत सारे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सभी बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन इनमें जो परिवहन का जो माध्यम होता है वो अलग अलग होता है। हमारे अंदर
जो परिवहन का माध्यम क्या है, रक्त है। रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन तथा जितने भी पोषक तत्व हैं हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी परिवहन होता है। लेकिन पेड़ पौधे क्या होते हैं, उनमें गति नहीं पाई जाती है, इसलिए उनको बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उनकी कोशिकाओं को बहुत कम ऊर्जा में ही काम चल जाता है। लेकिन हमारा जो शरीर है, मनुष्य हो गया, ये जितने भी जीव जंतु हैं, ये मूवमेंट करते हैं, इनमें गति होती है, तो इसलिए इनको तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हमारे शरीर के जो अंदर ऊर्जा के परिवहन के लिए एक विशेष अंग पाए जाते हैं, जैसे हृदय हो गया, रक्त परिवहन के लिए नलियाँ हो गई, पतली नलियाँ, मोटी नलियाँ पाई जाती है, नस पाया जाता है ना, नस में ही क्या होता है, रक्त का फ्लो होता है। लेकिन पेड़ पौधों में इस प्रकार का कोई अंग नहीं पाया जाता है। उसमें दो महत्वपूर्ण उत्तक होते हैं जिन्हें हम लोग जाइलम कहते हैं, और एक फ्लोएम होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या यह जाइलम एवं फ्लोएम सभी पौधों में पाया जाता है? जी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि पेड़ पौधे भी एक कोशिकीय भी होते हैं कुछ पौधे, और कुछ बहुकोशिकीय भी होते हैं। एक कोशिकीय जैसे मॉस, काई ले लीजिए, एक नम सतह पर पाया जाता है, नमी वाले सतह पर पाया जाता है, जिसकी क्या होती है, मोटाई को होती है, बहुत पतली होती है, ज़मीन पर बहुत पतली लेयर होती है उसकी। तो उसको क्या पानी बहुत ऊपर तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है? नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो बहुत कम कोशिका होती है, उसमें एक कोशिका होती है। तो ये जब जड़ से जल को ग्रहण करेगा, तो ये इस कोशिका से इस कोशिका पर तक पहुंचने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसमें विसरण की क्रिया होती है, यानी एक कोशिकीय पौधों में पदार्थों का परिवहन केवल विसरण के द्वारा ही हो जाता है। एक कोशिकीय कौन कौन से जानवर हैं? तो मॉस हो गया, एक हो गया क्लेमाइडोमोनास, और दूसरा हो गया यूग्लिना। सेम उसी प्रकार जो जटिल बहुकोशिकीय पौधे होते हैं, उनमें जल तथा खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए एक खास परिवहन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, जैसे में हो गया फ्लोएम एवं जाइलम, या जाइलम एवं फ्लोएम। ठीक है, ये बहुकोशिकीय पौधों में पाया जाता है। जो जाइलम होता है, आप लोग उत्तक के बारे में पिछले क्लास 9 क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे। उसमें विस्तार से यह चैप्टर के बारे में बताया गया है, उत्तक के बारे में। आज हम लोग केवल जाइलम के बारे में जानेंगे। जाइलम का कार्य क्या है? यह केवल जल और खनिज लवणों का वाहक होता है। यह जल और खनिज लवणों को क्या करता है? पेड़ पौधों के जड़ों से पूरे पत्तियों और तनों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह जल संवाहक उत्तक होता है, जो जड़ से लेकर तना होते हुए पत्तियों तक फैला रहता है। इसमें पाई जाने वाली वाहिका, ये बेसिकली 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। लेकिन इस कक्षा में हम लोग जाइलम के महत्वपूर्ण 2 उत्तक, एक होता है 2 कोशिकाएं, वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं के बारे में जानेंगे कि ये जो जल और खनिज लवणों का वहन करता है, वो इसकी महत्वपूर्ण कोशिकाएं कौन कौन सी है? वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों के स्थानांतरण में सहायक होती हैं। बाकी 2 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसमें नहीं बताया गया है। अब ये जो जाइलम है, ये कैसे पौधों में जल को कैसे ऊपर खींचता है, कैसे पूरे शाखाओं तक, पत्तियों तक पहुंचाता है जल को? तो आइए इस फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। ये है पौधा, ध्यान दीजिएगा कि देखिए, एक होता है वायवीय भाग। वायवीय भाग का मतलब होता है कि पौधे का वह भाग जो जमीन, पौधों का वह भाग, पौधे का वह हिस्सा या वह भाग जो जमीन की सतह से ऊपर हो, जमीन की सतह से कहाँ हो? ऊपर हो। तो उस भाग को ही हम लोग, इस पूरे भाग को हम लोग वायवीय भाग कहते हैं। तो क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं, वो क्या होती है? मिट्टी से सटी होती हैं, और मिट्टी में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और जल में ही खनिज लवण किसे कहते हैं? जैसे मैग्नीशियम हो गया,
कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया इत्यादि बहुत सारे खनिज लवण है जो जल में घुले होते हैं। और इन जड़ों के द्वारा जाइलम कोशिकाएं, जाइलम जो ऊतक होता है उसे अपने खींचता है ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर यह क्या करता है, पूरे तनों तक, इसे पत्तियों तक जल को, खनिज लवण को पहुंचाने का कार्य करता है। तो यह कार्य किसका है, जाइलम ऊतक का है। और ये आप देख रहे हैं कि ये जो ऊतक है ऊपर की तरफ ये जल को क्या कर रहा है, जल का परिवहन कर रहा है। तो यह क्रिया क्या होती है, इसकी जो गति होती है वो क्या होती है, ऊपरी मुखी होती है, जाइलम ऊतक की गति। ठीक है, उसी प्रकार फ्लोएम ऊतक है। फ्लोएम का कार्य क्या है, यह जो ऊतक है यह पत्तियों द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पत्तियां भोजन बनाती हैं उसे पूरे जड़ों तक, पेड़ पौधों की जड़ों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम ऊतक करता है। ये क्या करे, ध्यान दीजिए कि यह संवहन बंडल का दूसरा जटिल ऊतक है तथा इसमें पाई जाने वाली चालनी नलिकाएं का मुख्य कार्य पौधों के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में वितरित करना है। ये भी क्या है, ये भी बच्चों जो फ्लोएम होता है ये भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। लेकिन इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी कोशिकाएं हैं वो है चालनी नलिका। ये क्या करती है, यही पेड़ पौधों की पत्तियों में जो भोज्य पदार्थ होता है वो पूरे तनों और पत्तियों जड़ों तक पहुंचाने का कार्य करती है फ्लोएम। लेकिन इसकी जो गति होती है ये सभी दिशाओं में होती है, पेड़ पौधों की सभी दिशाओं में, यानी जो पत्तियों में जो भोजन होता है ना वो उसके तनों से लेके उसके जड़ों तक पहुंचाना रहता है, जो फ्लोएम करते हैं, सभी दिशाओं में ये गति होती है। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जो पेड़ पौधों को जो जल की मात्रा होती है, जड़ के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में ये जल अवशोषित कर लेता है। लेकिन पेड़ पौधों को उतनी मात्रा में जल की आवश्यकता नहीं होती है, ये मात्र 10% ही जल का यूज करते हैं, बाकी 90% ये जल को वाष्पशील कर देते हैं, यानी वाष्प भाप बना के उड़ जाते हैं, भाप के रूप में उड़ जाते हैं। तो कैसे होती है आखिर ये क्रिया, तो ध्यान दीजिएगा कि जो 90% जो जल अवशेष बच जाता है, तो ये पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसमें मैंने आपको बताया था प्रकाश संश्लेषण में कि पत्तियों में एक सेल होता है, ठीक है, जिसे हम लोग गार्ड सेल कहते हैं लोग। इसके अंदर एक छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है, जिसे हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। इसी के माध्यम से क्या होता है कि जो जल होता है अवशेष जल वो इस पत्तियों के रंध्र से बाहर निकल जाता है, ठीक है, क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार ये और इस क्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। तो 10% इसने यूज कर लिया और बाकी के 90% जल को वाष्प के द्वारा ये बाहर निकाल दिया, वाष्पन की क्रिया हो गई, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो वाष्पन की क्रिया होती है ये पत्तियों के माध्यम से होती है, उनके रंध्र के द्वारा होता है। और ये जो फ्लोएम है, फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों में जो भोज्य पदार्थ होता है वो पूरे जड़ से लेके पत्तियों तक, तनों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो आप समझ गए, वायवीय भाग मैंने बता दिया। आइए अब नेक्स्ट देखा जाए। और एक इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा कि पौधों में जो खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है। पौधों में सुक्रोज के रूप में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। अब ये वाष्पोत्सर्जन क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। आप देखे होंगे कि गर्मियों के दिनों में क्या होता है, हमारे शरीर से पसीना निकलता है। ऐसा क्यों होता है, ताकि हमारे शरीर का तापमान नियमित बना रहे, ठीक है। जब गर्मी होती है तो बहुत हमारे शरीर का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारा शरीर तरल पदार्थ के रूप में पसीना को बाहर निकालता है,
जिससे क्या होता है, हमारे शरीर का तापमान मेंटेन हो जाता है और हमें ठंडक महसूस होती है। लेकिन पेड़ पौधे क्या होते हैं, पेड़ पौधों से तो पसीना नहीं निकलती है ना, तो वो क्या करते हैं, वाष्प का उत्सर्जन करते हैं, जल वाष्प निकालते हैं, जिसे हम लोग वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, जितने भी इनके अंदर अतिरिक्त जल होती है वो वाष्प के द्वारा वायुमंडल में जल को निष्कासित कर देते हैं, और उन्हें वो क्या करता है, उनका टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन हो जाता है। तो इस प्रकार वो अपने शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं वाष्प उत्सर्जन से। तो आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।